नो कहंदी सैया मैं तेरियां है। तो मैंने कॉन्शियसली मेलोडी इंट्रोड्यूस की, इसीलिए मुझे लोगों ने फिर पसंद भी किया। मैं बोलियां गा लेता उसी तरह, तो लोग कहते एक और आ गया है। मेरी गल्लां याद करेंगी फिर भी मैं तेन याद आवांगा कि नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका साथी साजिद अली खां। आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ, एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं। ज़िंदगी का अगर शुरू का हिस्सा इनका देखा जाए तो उन्होंने एक हमारे यहाँ एक नया ग्रुप बैंड बना था जुबिटल, उसके साथ चले। उनके दोस्त साथी भी हैं अली अजमत, उसके साथ भी उन्होंने काम किया। मगर बाद में इन्होंने सिंगिंग के साथ साथ बहुत कुछ और भी किया। इनका ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनका एजुकेशन के हवाले से बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और आजकल एक तो सियासी पार्टी भी इन्होंने बनाई हुई है। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं जवाद अहमद साहब। तालीम आपका होना भी होना है आपकी फैमिली का। आप खुद एक माशाल्लाह मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की, म्यूज़िक की तरफ क्यों रुझान बना आपका? नहीं, म्यूज़िक हमारी जो है ना फैमिली के अंदर, जैसे पाकिस्तान की सारी फैमिलीज़ के अंदर है कि लोग जो हैं वो अपने शादी ब्याह पे जो उनके इवेंट्स होते हैं घरों में आपस में एंजॉय करते हैं। तो आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में, ये सिर्फ पंजाब में नहीं है। पंजाब में सिर्फ ये नहीं कि आप ढोलक बजाते हैं और लोग साथ गाते हैं, औरतें भी और बच्चे भी और सारे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर आपको बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध कहीं पे भी चले जाएं तो आपको जो घरेलू तकरीबात हैं उनमें लोग गाते बजाते नज़र आएंगे। ये हमारा एक कल्चर है, इस मुल्क के अंदर ये ऐसा हुआ है हमेशा से। क्या पहले फोक की तरफ आए थे आप? क्योंकि वो हमारे ट्रेडिशन है ना कि फोक का ज़्यादा। फोक तो देखें, जब वही मैं कह रहा था, जब शादी ब्याह के आप उसमें बैठते हैं जी, बच्चे भी बैठते हैं तो वो फोक ही गा रहे होते हैं सारे वहाँ पे। लेकिन मुझे वहाँ से चूँकि शौक़ हुआ, मेरे वालिदैन प्रोग्रेसिव थे, प्रोफेसर्स थे, तो जब मैंने मौसीकी को सीखने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे रोका नहीं। तो फिर हमने मौसीकी की थोड़ी बहुत, मैंने बांसुरी बजानी शुरू की सबसे पहले। अब तो गिटार भी बड़ा अच्छा बजाते हैं। नहीं, गिटार मैं दरमियाना सा मतलब कॉर्ड वगैरह देख लेता हूँ, कीबोर्ड में ठीक थोड़ा सा बजा लेता हूँ। मतलब मैं ज़्यादा अपने गाने जो हैं वो, अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा स्केल क्या होना चाहिए इस गाने का, तो मैं कीबोर्ड के ऊपर चेक करता हूँ सारा। माउथ ऑर्गन में बजा लेता हूँ। सर, उस दौर में तो क्लासिकल सिंगरों का राज था, हर तरफ सूफ़ी कव्वाली का एक बहुत बड़ा नामवर लोग पैदा हुए जी। उसमें आपकी एक एंट्री होती है। वो क्या इतना बड़ा स्पेस था कि वो लोगों को पॉप जल्दी समझ आ गया? स्पेस था नहीं, बनाया गया था। क्लासिकल उस्ताद जो थे वो 1 घंटा उनको मिलता था सिर्फ राग रंग के नाम पे। 10 से 11 या 11 से 12 उनका प्रोग्राम होता था। ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं। उसके अलावा अगर आप वैसे भी देखें तो गज़ल की हद तक बस थोड़ा था, पॉपुलर म्यूज़िक था। मेहदी हसन साहब आते थे, गज़ल गाते थे। अमान अली ख़ान साहब को भी गज़ल गानी पड़ती थी और वो गज़ल गाते थे। तो क्लासिकल म्यूज़िक को तो कभी भी मेन स्ट्रीम में लाया ही नहीं गया उस ज़माने में भी, जो कि मेरे ख्याल में गलत बात थी। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि पॉपुलर म्यूज़िक जो आम तौर पे होता है वही होता है जो आम फहम होता है। तो इसलिए नाहिद अख्तर जो थी और रजब अली थे, मतलब बहुत से लोग थे जो गाना गा रहे थे, गुलाम अली जी, बहुत सारे लोग। तो ये फिल्म के अंदर भी अगर आप देखें तो अहमद रुश्दी थे, नूर जहाँ, उधर भी बहुत बड़ा नाम था ये। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि पॉप म्यूज़िक का स्पेस इसलिए बनाया गया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक यूथ ऐसी डेवलप हो रही थी जो कि वेस्टर्न स्कूल्स में पढ़ रही थी उस ज़माने में, वेस्टर्न टाइप स्कूल्स में पढ़ रही थी। अंग्रेज़ी वो बोलते थे, वो ख़ास उनकी बहुत बड़ी खेप जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मुल्क के प्राइवेट और सरकारी इदारों में भी दाखिल होना शुरू हो चुकी हुई थी, जॉब्स कर रहे थे लोग। तो एक उसको जब लोगों ने देखा तो फिर पाकिस्तान टेलीविज़न ने, अगर आपको याद हो तो, एक प्रोग्राम किया म्यूज़िक 89, जिसके अंदर नाजिया ज़ुहैब आए और उन्होंने फिर कुछ लोगों को भी, बैंड्स को भी बुलाया। उसमें जुपिटर्स गया पहली दफ़ा। उस वक्त मैं नहीं था जुपिटर्स में। इन्होंने जाके यारवीं दोस्ती गाया और दिल दिल पाकिस्तान गाया उन्होंने, जुनैद जमशेद ने, तो वाइडल साइंस ने। वहाँ से मैं समझता हूँ ये स्पेस क्रिएट की गई
ये पहली दफ़ा स्टेट ने खुद क्रिएट की, और ये अच्छी बात है। रियासत ही क्रिएट करती है चीज़ें। ये झूठ है कि रियासत की मर्ज़ी के बगैर कुछ हो सकता है या उसकी एमा के बगैर कुछ हो सकता है। तो वो सपोर्ट करती है तो कुछ होता है। आज भी कल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, अगर हो तो रियासत उसको लेके चले तो इस मुल्क में फिल्म मेकिंग जो है उसको सपोर्ट मिले, लेकिन नहीं रियासत करी। तो उस ज़माने में किया रियासत ने। बेनज़ीर भुट्टो साहबा का दौर था। उसके बाद फिर बैंड जो थे वो फ्लरिश करना शुरू हुए, और फिर एक नया फिनोमेना ये आया कि शादी के शोज़ और इस तरह के जो घर के होते थे फंक्शन, वहाँ पे बैंड्स को बुलाना शुरू किया, वहाँ पे लोगों ने गाना शुरू कर दिया। फिर जब लोगों ने देखा कि नौजवानों ने कि ये तो बड़ी अच्छी इनकम है, ये तो बड़ी अच्छी पॉकेट मनी है, फिर बैंड पे बैंड बनते गए। मैं आपको बताऊं सादत साहब, उस ज़माने में लाहौर में सिर्फ जब जुपिटर था, लाहौर में कम से कम 40 से 50 बैंड थे जो कि कहीं ना कहीं रोज़ कहीं ना कहीं एंगेज होते थे या बुकड होते थे। जुपिटर जिस ज़माने में मैं था, उस ज़माने में हम साल में मुहर्रम और रमज़ान निकाल के 60 दिन अगर आप निकाल दें इनके, या मुहर्रम के 40 दिन कर लें तो 70 दिन निकाल लें आप, 70 दिन निकाल के जितने बाकी दिन बनते हैं रोज़ हम शो करते थे। रोज़, मैं एग्जैजरेशन के बगैर कह रहा हूँ, बल्कि कई दो एक दिन में दो शोज़ करते थे। मतलब मेरी एवरेज थी तकरीबन 250 से 250 शो के दरमियान में मैं करता था जब जुपिटर्स में होते थे। पैसे बहुत कम थे लेकिन शोज़ बहुत ज़्यादा थे। तो उसी ज़माने में ये सारा कुछ हुआ है, और मुझे लगता है कि स्पेस फिर ऐसे क्रिएट हुई कि वो फिर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में आके इसको फिर बाकायदा रियासत ने फ़रोग दिया, और फिर पॉप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा बने। उसी ज़माने में मैंने भी फिर स्टार्ट किया 2000 में, सन 2000 में। फिर फैमिली के लोग भी तो पॉप सिंगिंग में आ गए ज़्यादातर, क्योंकि जब वो क्लासिकल का एक रुझान ख़त्म हो गया, गज़ल गीत का स्टेज थोड़ा सा पीछे होना शुरू हो गया, पंजाबी फोक का एक स्टेज था जी, वो धीमे सुरों में वो गाया करते थे, मगर एकदम हाई पिच पे चला गया काम। लोग माइकल जैक्सन को सुनते थे उस वक्त, वो एक बड़ा नाम था, पूरी दुनिया में छाया हुआ था। जी, मैडोना भी थी, मैडोना थी, वो एबा थी, इस तरह काफ़ी सारे बैंड्स। उनसे मुतासर होकर हमारे यहाँ ये एक सिंगिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो बाद में एक संत बन गया, पूरी इंडस्ट्री की तरफ चला गया। ये हिंदुस्तान में बहुत बाद में आया ये काम, वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंस्पायर होकर उन्होंने पॉप सिंगिंग की तरफ आया। नहीं तो वो किशोर रफ़ी, वो पंकज दास के चक्कर में फंसे रहते थे, कमाल सानू के चक्कर में। अब वो था, आप ठीक कह रहे हैं उसकी, लेकिन वजह भी मैं आपको बताता हूँ। एक उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री जो थी ना वो कभी नीचे गई ही नहीं। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री ने दिन ब दिन ग्रो किया, डेवलप किया। उनकी फिल्म्स की तादाद बढ़ती गई। एक ज़माने में वो 500-600 फिल्म बनाते थे साल की, फिर उन्होंने 1000 फिल्म बनानी शुरू कर दी। अब वो 2-2.5 हज़ार फिल्म से ज़्यादा है। जो इंडिया में मेन स्ट्रीम मूवी है वो बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनती हैं हर साल। तो पाकिस्तान में उल्टा हुआ, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इतनी डोमिनेंट थी कि पॉप इंडस्ट्री की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब मैं इंडिया में गया 2010 में 2006 में हमने फिल्म करनी थी, मैं एक दिन लौट कर आऊँगा, और मैं उसका म्यूज़िक डायरेक्टर था। तो हमने आशा भोसले साहबा, मैंने उनके साथ गाया, सुनिधि चौहान के साथ गाया, अलका याग्निक के साथ गाया। तो काफ़ी सारे हमने वहाँ पे बड़ा अच्छा म्यूज़िक दिया उस फिल्म को। तो मैं देख रहा था कि हालात क्या हैं। तो उस ज़माने में 500 करोड़ की टोटल एडवर्टाइजिंग थी पाकिस्तान की, 500 करोड़ की टोटल, मतलब आप समझे टेलीविज़न पे एडवर्टाइजिंग थी। उस वक्त इंडिया में 26,000 करोड़ थी। 500 करोड़ और 26,000 करोड़, ये फ़र्क था। तो आप इंडिया से कंपेयर कर ही नहीं सकते थे, और वो सारे फिल्म बेस्ड थी, टोटल फिल्म बेस्ड। देखिए ना, इतनी फिल्म प्रोड्यूस हो रही है, उनके आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो जितने पैसे इधर का आर्टिस्ट मांगता है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते कि उनके आर्टिस्ट कितने मांग रहे हैं पैसे। ऐसे ठीक है, सोच भी नहीं सकते। और आपके एक दो आर्टिस्ट जो इंडिया से ऑपरेट करके आए हैं, आतिफ हैं, ये राहत फ़तेह अली खान है, आप इनका और दूसरे लोगों का मुआवजा आपस में कंपेयर कर लें, ये सिर्फ इंडिया की वजह से। ऐसे ही है। ये इंडिया को दुआएं दें दोनों कि इंडिया ने इनको आर्टिस्ट बनाया। तो पाकिस्तान में तो आप चंद लाख रुपए ज़्यादा से ले सकते हैं, वहाँ पे आप करोड़ों में चले आते हैं। तो इंडिया की इंडस्ट्री हमारे से बहुत बड़ी है। तो मुझे पता ही चला जब मैं वहाँ गया कि इंडिया के अंदर जो टेलीविज़न है ना, इसमें 95% जो कंटेंट है, मैं उन एंटरटेनमेंट चैनल्स की बात कर रहा हूँ जहाँ में म्यूज़िक भी होता था, फिल्म भी दिखाई जाती थी, एंटरटेनमेंट चैनल्स, 95% कंटेंट सिर्फ और सिर्फ फिल्म का था।
ऐसे ही 5% कंटेंट टोटल जितना भी म्यूजिक हो रहा था इंडिया में, उसके अलावा फिल्म के अलावा सारे आर्टिस्ट मिला के उनको 5% सिर्फ टाइम मिलता था। तो इंडिया में पॉप म्यूजिक कैसे होता? पाकिस्तान में उल्टा था। पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक को टाइम दिया गया, बहुत ज्यादा दिया गया, आपको मालूम ही है। हाँ। सारे प्रोग्राम बेसी इस पे करते थे। और जो क्लासिकल आर्टिस्ट थे, गजल आर्टिस्ट थे, नीम क्लासिकल आर्टिस्ट थे, फिल्मी सिंगर थे, उनको पीछे कर दिया गया। तो इसलिए पॉप इंडस्ट्री बढ़ी। हमेशा देखे मैंने अब कहा कि गैप जब होता है तो फिल होता है। तो गैप इस तरह का बना, उसको फिर हम जैसे लोगों ने किया। ये हमारे लिए तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन मौसीकी के लिए अमूमी तौर पे ये बहुत बुरा हुआ। नहीं, एक सिर्फ तो मुतारफ हुई ना। आप कैसे तो कह सकते हैं कि आजकल का जो नौजवान है वो इसको इतना पसंद करता है, लाइक करता है। मेरे ख्याल आजकल तो हर बंदा वो ऊंचे सुर में गाने की कोशिश करता है। मैं मान लेता हूँ आपकी बात, आपका बड़ापन है, आप ये बात कर रहे हैं क्योंकि आप एक क्लासिकल घराने से हैं। लेकिन बात पता क्या है, हमारे ज़माने में म्यूज़िक नीचे की तरफ गया। क्यों? ना कोई ट्रेनिंग की तरफ तवज्जो किसी ने की, ना किसी ने सीखने की कोशिश की। जिसकी कोई थोड़ी शक्ल बेहतर लगती थी, लड़का लड़की कोई भी हो, अच्छे कपड़े पहन लेता था, अंग्रेजी अंग्रेजी बोलता था, उसको वो स्टार बना लेते थे, वो स्टार बन जाता था। ये कॉम्प्लेक्स कॉम है, ये है। हम कॉलोनियल सेटअप से निकले हुए हैं, आज भी नहीं निकल सके एक्चुअली तो। लेकिन जब हमको अंग्रेज हम पे हुकूमत करता था तो यहाँ पे जो अंग्रेजी बोलता है वो वैसे ही बादशाह होता है। जो उर्दू बोलता है वो बेचारा दरमियाना सा होता है, और जो पंजाबी बोलता है उसको बकायदा पेंडू कहा जाता है। ये वो मुल्क है। क्या आप भी सरकारी स्कूलों में पढ़े? नहीं, मैं तो सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ा कि मेरे वालिदैन अफोर्ड करते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाया। उस ज़माने में 3 स्कूल थे, एक तीनों ओ लेवल्स कराते थे, बाकी सारे मैट्रिक कराते थे। तो एक कैथीड्रल था, एक सेंट एंथनीज था और एक एचएसन था। तो मुझे कैथीड्रल से पढ़ाया मेरे वालिदैन ने, लेकिन पेट काट के पढ़ाया। देखें, प्रोफेसर थे दोनों, कोई इतना पढ़ाना आसान नहीं था। लेकिन इनका ख्याल यही था कि ये मुल्क जो है ना, नहायत ही कॉम्प्लेक्स मुल्क है, इधर अपने बच्चों को थोड़ा सा आप बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं तो उसको फ़ायदा होगा। तो और ये अच्छी बात, 70 के दौर में तो एक ही राज था ना तालीम का निज़ाम, मगर यकचक चेंज होता है। ये भुट्टो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को दुआएं दें आप। हाँ जी, प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा प्रेफर कर दिया गया, हर चीज़ को रियासत ने किया। मैंने आपको पहले भी कहा, रियासत करती है तो होता है। ये रियासत ने इस मुल्क के लोगों से तालीम का जो जिम्मा उसका था वो उठा लिया, और उसने कहा जो मर्जी करो, आसमान ऊपर है ज़मीन नीचे है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हैं, तुम इनको चाहे मुजरिम बनाओ, चाहे तुम इनको पागल कर दो, नफसियाती तौर पे मरीज़ बना दो, इनको पैसे ना हो, ये लूर लूर फिरते रहें डिग्रियां लेके, जो मर्जी करो, हमारा कोई मसला नहीं है इसमें। रियासत ने अपना हाथ खींच लिया, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स आए, प्राइवेट कॉलेजेस बने, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनी, लोगों ने बिजनेस बना लिया तालीम को। तो आम आदमी से दूर होगी ना तालीम। लेकिन जो आप बात कर रहे थे ना, मैं वहाँ पे वापस इसलिए आना चाहूँगा कि देखें, जब आप किसी भी सिन्फ से ट्रेनिंग निकाल लें ना और एजुकेशन निकाल लें तो फिर वो फोका रह जाता है। मैं बड़ा खुश हूँ कि अब आगे हमने को 15 साल निकाले ऐसे, इसमें हम जैसे लोग आर्टिस्ट बन गए, स्टार बन गए। अब जवाद अहमद को तो अगर कोई स्टार कोई कौम समझती है तो वो उस कौम के साथ जाती है, क्योंकि अगर मेरे जैसे बंदे को आप समझते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा गाता है, तो भाई पहले मुझसे तो पूछ लो मैं कैसा गाता हूँ। तो वो बस वो क्योंकि मेरे गाने हिट हैं इसलिए मैं अच्छा गाता हूँ। अब सलामत अली ख़ान साहब, अमानत अली ख़ान साहब, तोफ़ैल नियाज़ी साहब, नूर जहाँ साहिबा, रोशन आरा बेगम, ये लोग जो हैं आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह का गाते हैं। तो हम तो सोच ही नहीं सकते, तो आप हमें स्टार समझ रहे हैं। लेकिन अब जाके मैंने ये देखा है कि जब से ये शफ़क़त, अमानत अली, राहत अली ख़ान, फिर शफ़क़त सलामत अली, जावेद बशीर, रफ़ाकत अली ख़ान सर, रफ़ाकत अली ख़ान मेरे बहुत बड़े अच्छे दोस्त हैं मिलके मेरे, और इस तरह के बहुत से और लोग, उसके बाद फिर और लोग भी, नबील शौकत, फिर अली सेठी ने सीखा है बकायदा, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अली सेठी, फिर अमानत अली, इस तरह की खेप आई है जो मुझे लगता है कि अब माशाल्लाह म्यूज़िक में अब थोड़ी सी दोबारा ट्रेनिंग के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है, और जो लोग अब गा रहे हैं उनमें ये एक कंपटीशन अब है कि यार ये तो सीखा हुआ है तो ये ज़्यादा अच्छा गा रहा है। अब दोनों को एक जैसे एक्सपोजर भी मिल रहा है, तेजी से धीमे सुरों पे आ गए हैं, वो गज़ल का ये अच्छा है ना, थोड़ा सा रंग दोबारा तेज़ी भी होनी चाहिए, लेकिन तेज़ी का मकाम तेज़ी वाला होना चाहिए। सीरियस म्यूज़िक की जो है ना इज़्ज़त, एक होता है प्यार, एक होता है इज़्ज़त। इज़्ज़त आप हमेशा उसकी करते हैं जो आपको अपने से बड़ा नज़र आता है। प्यार आप बच्चे को भी करते हैं, बच्चा तो आपको अपने से बड़ा नजर नहीं आता। प्यार म्यूजिक से आप जितना मर्जी करें, सारी असनाफ से करें,
लेकिन इज्जत उस सिन्फ की करें जिसके अंदर ट्रेनिंग की गई है। एक इंसान ने अपने शब रोज़ लगाए हैं, उसने अपने आप अपना मन मारा है, तो आप उन लोगों की इज्जत वैसी सल्यूट करके करें। अब मैं तो करता हूँ, मैं तो आपको शुरू में ही कहा कि मैं क्लासिकल जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं उनको समझता हूँ कि अगर वो ना होते तो पाकिस्तान में म्यूज़िक जो है वैसे ही ख़त्म हो चुका होता। इस मुल्क में लोग जो है वो मौसीकी के बजाय शायद तलवारें निकाल के एक दूसरे को मार रहे होते। तो आपके दोस्त हैं अली अजमत, वो आपके साथ काम भी किया उन्होंने शुरू के दिनों में। पिछले दिनों में उन्होंने मैडम नूरजहां के बारे में एक अजीब सी बात कर दी। क्या आप समझते हैं उन्होंने कुछ मुनासिब बात की? अली अजमत जो है ना, वो एक ऐसे आदमी हैं जो वो मुंह फट से आदमी है, वो मुंह में जो आता है बोल देते हैं। मेरे कॉलीग हैं, मेरी उनके साथ अच्छा खासा ताल्लुक़ भी है, बल्कि एक दो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी मैं ज़रूर आना चाहूँगा किसी दिन, और ये वो तो इस लिहाज से ठीक है। वो उनके अंदर ये चीज़ भी है कि लोग मुल्क ठीक होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि वही वाली बात कि मेरा ख्याल है कि उनसे गलती हुई, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने उसकी भी तसीब भी की। तो मैं तो अली को सिर्फ यही कहूँगा कि यार आइंदा थोड़ा ध्यान से बोल लिया करो। असल में ना वो क्या करते हैं कि वो किसी को भी उनका एक लाहौरी तरीका है, वो किसी को कुछ भी कह देते हैं। अब आप ज़रा थोड़ा सा ये देख लेंगे आप किसके बारे में कह रहे हैं, तो उस वक्त थोड़े से अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें। मेरा मशवरा तो अली अजमत को यही है, और मैं समझता हूँ कि उनकी रवैये का मसला है, उनकी नीयत का शायद इतना मसला ना हो, रवैये का मसला ज़्यादा है। मोहब्बत भरे गीत भी गाए, सोशल गीत भी गाए, अफवाज के लिए भी गाया, तो तीनों में क्या फ़र्क नज़र आया? नहीं, अफवाज के लिए और तमाम जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं, मैं 50,000 दफ़ा और गा सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर अदारे को अपने दायरा कार में रहना चाहिए। हमारी पार्टी भी ये कहती है, इस्टेब्लिशमेंट जो भी उसके अंदर शामिल है उन सबको वही काम करना चाहिए जो वो करते हैं। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, सल्यूट करते हैं उनको। और ज़लज़ले हों, सैलाब हों, जंगें हों, कुछ भी हों, आखिरकार उसमें लड़ना सिपाही नहीं होता, दोस्ती जान भी देनी होती है। पॉपुलर हुआ आपका, मैं वही आपसे पूरी बात मैं कर लूँ, क्योंकि ये इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है इसका। तो यहाँ तक तो बिल्कुल है, मैं सबसे प्यार करता हूँ। मैंने अभी डॉक्टर्स के लिए भी गाना गाया था, तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि मुझे पता था इस वक्त ये वॉरियर्स हैं, इस वक्त ये लड़ रहे हैं हमारे लिए। पहले जब जंग होती है तो सिपाही लड़ता है, उसके साथ भी हमें प्यार है, लेकिन जब डॉक्टर लड़े तो उनके साथ भी हमारा प्यार है। पुलिस के लिए भी मैंने गाया, मतलब मैंने उन तमाम इदारों के लिए गाने गाए हैं जो मैं समझता हूँ कि अपना फ़र्ज़ जो है जब अदा करते हैं तो साथ जान भी हथेली पे रखते हैं। लेकिन मैं उनको पॉलिटिक्स में नहीं समझता कि उनका कोई भी रोल होना चाहिए, ये मेरा प्रिंसिपल स्टांस है। बाकी रह गया जो मुल्क के लिए गाने, तो वो तो हम दिल से गाते हैं, वो तो गाना ही चाहिए। हुब्बुल वतन आदमी हूँ मैं, और मैं इसका फ़ख्र करता हूँ। और मैं तो हुब्बुल दुनिया भी आदमी हूँ। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में इंसानों को खुशहाल, सेहतमंद और आज़ाद होना चाहिए। ये चार चीज़ें हर एक के पास होनी चाहिए, और दुनिया में अगर पैदा हुआ है कोई तो वो इन चार चीज़ों को एंजॉय कर सके, खुशी को, खुशहाली को, सेहतमंद ज़िंदगी को और आज़ादी को। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो पाकिस्तान चूँकि मेरा मुल्क है, इन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं हुब्बुल वतन आदमी हूँ, मुहब्बुल वतन आदमी हूँ। प्यार मोहब्बत के गाने तो ऊँचियाँ मिजाज हर कोई गाता है। नहीं, वो कोई गाने चाहिए। ये थोड़ा सा बताइएगा, ऊँचियाँ मिजाजा वाली कब क्या था, वो कोई पसंद आ गई थी? नहीं देखिए, मेरी ना एक ख़ास वो तबीयत है कि मैं ना अपने बारे में वो जो मेरे प्राइवेट गोशे हैं ना लाइफ के, वो मैं डिस्कशन नहीं करता। लेकिन आपने चूँकि आप एक घराने से आदमी, आपने ये सवाल पूछ लिया है। मेरा ना जब मैं लिखता हूँ गाने, तो मैं इमेजिनरी लिखता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान हो वहाँ पे, अगर कभी हो तो वो मैं किसी को बताऊंगा नहीं। लेकिन मैं सच भी अगर बताऊं तो मैं हमेशा ज़्यादातर इमेजिन करता हूं। और जितने पोइट्री है, मैंने फिल्म का म्यूज़िक भी किया। हाँ जी। तो आपको पता होगा ये बात, आपको इतने बड़े घराने से आप सलामत अली ख़ान साहब के भतीजे हैं और तसद्दुक़ अली ख़ान साहब के बेटे हैं, जो जिनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था। मेरा उनसे रब्ता भी रहा, ताल्लुक़ भी रहा। मैं बल्कि बताना चाहूँगा थोड़ी देर में। तो आप ये जानते हैं कि फ़िल्म के म्यूज़िक के अंदर बाकायदा आपको बताया जाता है कि ये है सीन और इसके बाद है ये सीन, इसके दरमियान में गाना फिट होना है। ऐसे ही तो आपको टोटल सीन को समझ के गाना लिखना भी पड़ता है,
कंपोज भी करना पड़ता है, अरेंज भी करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इमेजिन करते हैं सारा कुछ, वो आपकी ज़िंदगी में गुजरा हो, वो वाकया या ना गुजरा हो। मुझे गाना बनाना था मेलोडी में। मेरे से पहले जो मैं देख रहा था ना, वो ये हो रहा था कि दलेर मेहंदी थे, वो नए नए हिट हुए हुए थे। हाँ जी। उनके गाने इस तरह थे, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा राजा कलूली कलोल कर दी, बोलो तारा आहा चिकनक चिकनक चिकनक, आहा चिकनक राजा मियाँ कर दो यारी, इस तरह के गाने थे उनके। और भी थे, आपने नोट किया होगा, ये टप्पों की तरह टक 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 टक, इसको हम पहाड़े भी कहते हैं, इसको हम टप्पे भी कहते हैं, और उसको हम एक और भी लफ्ज होता है बोलियां, हम उनको बोलियां भी कहते हैं। ये एक म्यूजिक है पंजाब का। अच्छा, मुझे ये म्यूजिक नहीं पसंद था। और भी हैं हमारे यहाँ पे और भी आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हम हसन मेरे गलूकार हैं। मुझे लगता था कि मेलोडी के अंदर गाना चाहिए, मेलोडी होनी चाहिए। तो मैंने नूर जहाँ जो थी, उनका जो म्यूज़िक था वो पंजाबी फिल्मी म्यूज़िक, लेकिन खूबसूरत था और सारे लोग डांस करते थे। सही होनी मेरा माही मेरे जदों हौली जेल न मेरा नाम, मैं था मर जा, पूरी मेलोडी है, ठीक है ना। तो मैं सोचता था कि यार पॉप म्यूजिक में मेलोडी क्यों नहीं लेके आते। तो मैंने फिर गाना ये बनाया कि नो कहंदी सैया मैं तेरी है। तो मैंने कॉन्शियसली मेलोडी इंट्रोड्यूस की, इसीलिए मुझे लोगों ने फिर पसंद भी किया। मैं बोलियां गा लेता उसी तरह, तो लोग कहते हैं एक और आ गया, और भी लोग गा रहे हैं, ये भी आ गया। इसी तरह ऊंचे मजा जमाली आँख गई, मेलोडी है। ना जा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नित मर जाएंगी तेरे बिना, ये भी मेलोडी है पूरी। तो मैं जब इसके अंदर आया ना मौसीकी के अंदर, तो मैंने बाकायदा प्लान करके इस तरह का म्यूजिक किया। तो आप मेरी बात मान लें कि मैंने अपनी एक सिंफ मुतारिफ की है, उसमें इमेजिनेशन का भी दमल दखल है, क्रिएटिविटी का भी है। नहीं, पहले था ना पंजाबी का वो एक नेचुरल स्केल में गाया जाता था, 27 अंतरा नीचे कह दिया गया। मेरे वाले साहब ने एक नया तांगा वाले नया इंट्रोड्यूस करवाया। जी। अच्छा, उसमें कमाल ये था कि 27 ऊपर थी, उछले सुरों में अंतरा पहली बार तारीख में पहली बार पंजाब की तारीख में वो निचले सुरों में कहा। आपका मिजाज भी ऐसा ही रहा है कि ऐसा ही है। आप ये देखें ना कि मैं जो सुनने वाले हैं उनको मैं आपकी बात समझाने लगा अपने गाने के थ्रू, कि मेरा कोई भी गाना आप उठा लें, ज़्यादातर पंजाबी गाने, तो उनमें जैसे नुचे आँख गई ऊपर है, लेकिन जब अंतर आता है वो डर दे भी नहीं, ये लोग कह जाती है जो भी कहना चाहती है वो नीचे आ जाए। ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नया अंदाज था, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। क्योंकि हमारे पंजाब का जो है ना, या तो फिर वो तफैल नियाजी साहब थे, या वो आशिक जट साहब थे, वो मिर्ज़ा तो आपको पता ही है, या आरिफ लवार थे, या आलम लवार साहब गाया करते थे। वो तो डीप पे है ना, वो नीचे आते ही नहीं है ना, वो सोचते भी। आपके वालिद साहब ने मुझे ये गाना बनफ्से नफीस सुनाया हुआ है, एक दफ़ा नहीं, मैं उनसे जब भी मैं मिलता था ना, मैं कहता था जनाब वो मुझे सुना दें, और वो इतना अच्छा गाते थे। वो जिन्होंने ये ओरिजिनली गाया हुआ था ना, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया, लेकिन मुझे कभी कभी लगता था कि ये उनसे भी अच्छा ये गाना गा रहे हैं। वो खुद क्रिएशन थी ना उनकी, जो बंदा क्रिएट करता है, जैसे आप अपने गाने गाते हैं खूबसूरत, तो आपने खुद क्रिएट किया, लेकिन आवाज़ में जगह भी थी ना। तो सद्दुक अली खान जो जिनके बेटे थे या जिनके वो भाई थे, वो उनकी आवाज़ में, उनकी गले में जगह थी। हाँ जी, वो सारी जो तांगा वाले नैन में जो जगह हैं, वो मैं कह रहा हूँ इतनी खूबसूरती से लेते थे कि मुझे लगता था कि शायद ये ओरिजिनल से बेहतर गा रहे हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। एक और साहब थे, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, नज़र हुसैन साहब। हाँ जी, कमाल। नज़र हुसैन साहब भी जब खुद गाते थे ना कोई ऐसा गाना जो उन्होंने कोई मैडम से गवाया या तो मुझे लगता था कि ये उनसे भी शायद बेहतर गा रहे हैं। एक गाना था कुछ दिन तो रहो मेरी आंखों में, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। एक दफ़ा उन्होंने खुद टीवी पे मैं देख रहा था, तो उन्होंने खुद ये लाइन बोली, मुझे लगा एकदम सारा फिजा ठहर गई ऐसे ही। इतने सुर में इतना भीगे हुए थे। तो मैंने उस दिन अपने भाई को कहा, मेरा भाई साथ बैठा था, वो भी बड़ा अच्छा गाता था, उस ज़माने में बैंड करता था जब मैं भी करता था, वो भी पढ़ रहा था, आर्किटेक्चर किया था उसने मेरी यूनिवर्सिटी से। तो मैंने उससे कहा यार ये जो ये इन्होंने किया है यार, ये तो कोई बहुत ही बड़े सिंगर है अंदर से। तो उसने कहा यार ये तो वाकई नहीं समझ आई, ये क्या किया इन्होंने। तो बाद में पता चला कि वो वाकई सिंगर बहुत बड़े थे, वो खुद अलबत्ता गाते कम थे। यानी कंपटीशन में बहुत, रेडियो पाकिस्तान में ऐसे एक कंपोजर काम किया उन्होंने। हाँ जी, मुझे मालूम है।
बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। मैडम को ख़ास तौर पे बड़ा अगवाया उन्होंने, फरीदा खानम को, बड़े बड़े आर्टिस्टों को उन्होंने अगवाया। बहुत मुश्किल काम करते थे, ये सच है, ये सच है। नाज़रीन, आज हमने जवाद अहमद साहब से तालीम, समाज और म्यूज़िक के हवाले से बातें की, और ख़ास तौर पे सियासत पे भी उनकी गहरी नज़र है। आपको हमारा ये चिट चैट कैसी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। मेरी गल्लां याद करेंगी, फिर भी मैं तेनू याद आवांगा। नए एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट साजिद अली खान अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।